शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेinu। शालोम अल मसी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देखकर मजे लेने के साथ साथ आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। आज की धमाकेदार वीडियो शुरू करने से पहले रिमाइंडर, यदि आप बिब्लिकल प्रॉब्लम्स और बिब्लिकल कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सोल्जर ऑफ गॉड वॉरियर्स। उसका लिंक प्लस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने विश्वासी बहनों और भाई में वीडियो को शेयर करें। जिस तरीके से आपने हमारे इस चैनल को प्यार और सपोर्ट करिए, वैसे ही आप हमारे दूसरे चैनल को भी प्यार और सपोर्ट करें। दूसरा, जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं, जो भी हम रेफरेंसेस अपने वीडियोस में दिखाते हैं उसको हम अपने सोल्जर गॉड अपोलोजेटिक टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से रेफरेंसेस उठाइए और टुनियों की बैंड बजाइए। यदि आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक्स के ऑप्शन से आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं और ज्वाइन के बटन को दबाकर आप हमारे परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं। आपकी सपोर्ट और आपके प्यार की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है और आपके सभी सहयोग को परमेश्वर आशीषित करे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि एक खास प्रोपेगेंडा के तहत गोदी मीडिया और मोमिन मीडिया इजराइल के पक्ष और विपक्ष में बात कर रही है, और हमें ये तो समझ में आता है कि गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रही है, पर हमें यह भी समझना जरूरी है कि मोमिन मीडिया ऐसा क्यों कर रही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 में चुनाव है, इसलिए की जाती है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। क्योंकि 17% मुस्लिम और दलितों का अगर वोट मिला लिया जाए तो किसको फायदा होगा। इस टॉपिक पे मुझे आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। तो क्यों मैनिपुलेट किया जाता है इतिहास को और क्यों छुपाया जाता है इजराइल का असली इतिहास? क्योंकि अगर असली इतिहास को जानेंगे तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, 17% वोट गड्ढे में जाएंगे। इसलिए सच्चे इतिहास को छुपाओ और जो इतिहास मोमिन लोग बताते हैं उसको सबके सामने रखो। इजराइल को कोसो कि वो फलस्तीन पे इतना अत्याचार कर रहा है, मुस्लिम खुश हो जाएंगे। बात करते हैं कि इस सारे प्रोपेगेंडे के अंदर इस्लाम का और मुसलमानों का क्या लेना देना है। इजराइल जैसे एक छोटे से देश से मुसलमानों को क्या लेना देना कि ये कि मस्जिद अक्सा वहाँ पे, ऐसे तो राम मंदिर की जमीन पे बाबरी मस्जिद भी थी। तो जो लोग समझदार है वो बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मुसलमानों का एक खास मोटिव होता है किसी भी पाक जमीन के ऊपर अपनी मस्जिद बनाने का, और वो मोटिव होता है शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन के द्वारा ये लोग अपने विरोधियों में अपना खौफ पैदा करना चाहते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि मुस्लिम टेररिस्ट अपने शिकार को इतनी बुरी तरह क्यों मारते हैं? इसका भी कारण एक साइकोलॉजिकल है। अगर इसे साधारण भाषा में कहा जाए तो खौफ पैदा करो और शासन करो। अगर आपका प्रतिद्वंदी ये जानता है कि आपकी तरफ से होने वाला हमला निर्दयी होगा तो वो पहले ही डर के अपने कदम पीछे हटा लेगा। इस्लाम के शरिया में कितने सौ कानून ऐसे हैं कि जरा सी भी चूक हुई तो सर तन से जुदा हो जाएगा। मुझे ये नहीं लगता कि आपका ध्यान इस बात पे भी केंद्रित करने की जरूरत है कि मोमिनों का एक खास तरीका है, पहले बैठे बैठे पंगा लो, जब सुताई चालू हो जाए तो रोना धोना शुरू कर दो। दुख की बात तो यह कि हमारे देश की राजनीति हिंदू मुसलमान पर ही टिकी हुई है। मुसलमानों को मारो तो टुन्नी खुश, मुसलमान मारे तो गोदी मीडिया खुश। इसके बीच में अगर क्रिश्चियंस पे कोई भी प्रोसिक्यूशन होता है, कभी भी कोई न्यूज चैनल, कोई भी सच्चा पत्रकार इन 2% विश्वासियों के ऊपर कभी कोई आवाज नहीं उठाता, बशर्ते कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम या बहुत बड़ा पंगा ना क्रिएट हो जाए।
आइए बात करते हैं जो भी कुछ सोशल मीडिया पे इजराइल के खिलाफ फैलाया जा रहा है कि इजराइल ने फलस्तीन पे इतना ब्रूटल हमला किया, हमास के चक्कर में अस्पताल उड़ा दिया, फलस्तीन में इतने छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। इस सब के पीछे का कारण क्या है और क्यों किया था हमास ने इजराइल पे हमला। पिछली वीडियो में हमने देखा था इजराइल का इतिहास। इस वीडियो में जानेंगे जब नया इजराइल बना फिर क्या होता है। तो अब समय को और ज्यादा बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी कोई देश या कोई राष्ट्र अपने अस्तित्व में आता है तो उसके अंदर राजनीति, कूटनीति होना स्वाभाविक है। उस देश को अपने लोगों की रक्षा करने और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए सेना की भी आवश्यकता पड़ेगी, युद्ध कौशल की भी आवश्यकता पड़ेगी और हथियारों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैदान बदल जाते हैं तो लड़ाई के तरीके भी बदल जाते हैं। अगर युद्ध किसी इस्लामिक सेना या टेररिस्ट ग्रुप के साथ हो रहा है तो ये लोग आम जनता को निशाना बनाते हैं, औरतों का अपहरण करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं और साधारण नागरिकों को गोलियों से भून देते हैं। तो हमास ने इजराइल पे हमला किया और जो उसके बाद वीडियोस आई, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने उसमें से बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी हुई होगी। सच मानिए उससे भी ब्रूटल वीडियोस मेरे पास आई। एक बार को तो मैंने सोचा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूं, फिर इतनी हिंसा और खून खराबा को देखकर मेरी खुद की हिम्मत नहीं हुई कि उस वीडियोस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूं। अब चलते हैं इजराइल के उस इतिहास की ओर जो कोई नहीं बताता। मैं भी इसे इन शॉर्ट में ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, रोमन शासन के अंदर इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन होता है और हालत ये इस हद तक बिगड़ जाती है कि इजराइल के लोगों को अपने प्यारे देश को छोड़कर इधर उधर भागना पड़ता है और वहां से जाकर इजरायली लोग वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर बस जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में कौन रहता था? क्रिश्चियन मेजॉरिटी। और यदि आपने बाइबल को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे यीशु मसीह को क्रूस देने के समय यहूदियों ने बोला था कि इसका खून हम पे और हमारी संतानों पर डाल दें। सो हियर वी गो। जब इजरायली लोग वेस्टर्न कंट्रीज में बसे तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग इन लोगों से इस बात पर भेदभाव करते थे कि तुमने हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पर डाला और उनकी हत्या करी। अगर आपको याद हो, निकोलस नोटोविच भी एक यहूदी था और उसने एक किताब लिखी थी जिसमें यह बताया था कि यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई थी, वो वहाँ से निकल के कश्मीर आ गए थे, फिर यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। और वो किताब के पीछे लिखने का कारण यही था कि क्रिश्चियन लोग यहूदियों से नफरत ना करें। इसके बाद धीरे धीरे यहूदियों के मन में ये विचार आने लगा कि हमारा भी एक देश होना चाहिए जिसमें हमारी ही मेजॉरिटी के लोग रहा करें। 1882 के समय यरूशलेम में 24,000 ज्यू रहा करते थे। उस समय पर एक व्यक्ति थे थियोडोर हेrzl, जिन्होंने एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट चलाया। 1896 में इन्होंने एक पैम्पलेट छपवाया जिसका शीर्षक था डेयर ज़ायनिस्ट, जिसमें इस बात पे विचार किया गया था कि यहूदियों का भी अपना एक देश होना चाहिए, जिसमें यहूदियों के दिल में छुपी अपने देश की आग को और भड़का दिया और दुनिया के कोने कोने से यहूदी इजराइल में इकट्ठा होने लगे। 1914 में यरूशलेम के अंदर यहूदियों की जनसंख्या 94,000 हो चुकी थी। 1914 में ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है, जिसमें एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन एम्पायर थे। उस समय ब्रिटेन ये जानता था कि दुनिया के कोने कोने में यहूदी लोग अपना देश चाहते हैं, तो ब्रिटेन ने ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया और उनसे कहा यदि आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम आपको आपका देश इजराइल देंगे। 1917 में ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव बेल्फोर डिक्लेरेशन यहूदियों के साथ रखा, जिसमें यह बात कही गई थी कि यहूदियों का भी अपना एक देश होगा। पर समस्या ये थी, जिस देश को यहूदी चाहते थे वो देश फलस्तीन के अंडर में था और फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर के अंडर में। अब समय आता है साल 1918, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है और ऑटोमन एम्पायर टूटकर बिखर जाता है। सभी राष्ट्र मिलकर एक लीग ऑफ नेशंस नाम की संस्था बनाते हैं, जिसका ये उद्देश्य था कि भविष्य में दोबारा से वर्ल्ड वॉर जैसी घटना ना घटे। फिर समय आता है 1930 का, जब हिटलर का राज था और हिटलर ज्यूज का कट्टर दुश्मन था और वो बेहिसाब ज्यूज की हत्या कर रहा था। तो ज्यूज कम्युनिटी के लोग अपनी अपनी जान बचाकर यरूशलेम की ओर जाते हैं, जहां 1914 में ज्यूज की कुल जनसंख्या यरूशलेम में 94,000 थी, अब यहाँ पर 3,84,000 हो चुकी थी। की बात ये थी क्योंकि ज्यूज दुनिया के कोने कोने से भाग भाग कर फलस्तीन में बस रहे थे, तो फलस्तीनी लोगों को ये बहुत अच्छा मौका दिखा पैसे कमाने का। उन्होंने अपनी जमीनों को महंगे दामों पर यहूदियों को बेचा और यहूदी लोग धीरे धीरे करके वहाँ बसने लगे। बार बार ये बात उठाई जाती है कि यहूदियों के तकलीफ के दिनों में फलस्तीनी लोगों ने अपनी जमीनों पे यहूदियों को बसाया। वो बात बिल्कुल बोगस और बकवास है। पैसे के लालच में इन लोगों ने यहूदियों को जमीनें बेची और बाद में यहूदियों ने वहाँ पे अपना अधिकार किया।
पैलेस्टाइन जो था वो ब्रिटिशर के कंट्रोल में था, पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल वहाँ पर अरब लोग ज्यादा थे और अरब लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि यहूदी उनके बीच में आकर बसे। 1937 में अरब लोग बगावत कर देते हैं और अरब और यहूदियों के बीच में जमकर झगड़ा होता है। समय आता है 1945 का, जब हिटलर की मौत हो जाती है और सभी मित्र राष्ट्र मिलकर एक नया संगठन बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन नाम का। ब्रिटेन के लिए भी ये समस्या खड़ी हो गई थी कि वो फलस्तीन और इजराइल के बीच का संघर्ष पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो 1947 में ब्रिटेन यूनाइटेड नेशंस के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन दो। तब यूनाइटेड नेशन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया। उसके बाद यूएन ने फलस्तीन को 2 भागों में बांटा, जिसमें से 45% फलस्तीन अरब के पास और 55% ज्यू लोगों के पास आया, जिससे ज्यू लोग तो खुश थे पर अरब लोगों के मिर्ची लग गई। उनका यह मानना था इस हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज उन पर हम अधिकार करेगी और उनकी स्वतंत्रता खतरे में है। 14 मई 1948 में इजराइल एक देश के रूप में सामने आया। ज्यूज लोगों ने बोला अब वो फलस्तीन अंडर में नहीं रहे, इसलिए अब हम स्वतंत्र हैं। यहाँ से शुरू होती है कंट्रोवर्सी और माना जाता है इजराइल का जन्म असल में 14 मई को हुआ। खैर, जैसे ही इजराइल ने अपना देश घोषित किया उसके अगले दिन ही 15 मई 1948 में फलस्तीन के साथ साथ सभी अरब कंट्री इजराइल पे हमला कर देती है और इसे कहा जाता है इजरायली अरब फर्स्ट वॉर। ये युद्ध 1 साल तक चला और 1949 में इजराइल जीत जाता है। इस लड़ाई में इजराइल अपनी जमीन से ज्यादा की जमीन जीत लेता है और फलस्तीन के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक तरफ होती है गाजा स्ट्रिप और दूसरी तरफ होता है वेस्ट बैंक। आपके मन में एक सवाल शायद उठ सकता है कि इजराइल ने फलस्तीन के साथ गलत किया, पर मैं आपको थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहता हूँ ओल्ड टेस्टामेंट्स में। और ये आपके स्क्रीन पर कुछ रेफरेंसेस लगा रहा हूँ। जब परमेश्वर ने इजराइल को प्रॉमिस लैंड दिया था, इजराइल ने पूरे के पूरे प्रॉमिस लैंड पे अधिकार नहीं किया था, उन्होंने आधी ही जमीन पे अधिकार रखा था। पर परमेश्वर की जो इच्छा थी वो किसी न किसी रूप में पूरी होनी थी। 1948 के बाद से इजराइल फलस्तीन की वॉर जारी है। ये थी कहानी इजराइल के बनने की आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। सवाल ये उठता है कि 95 देश है मुस्लिम ब्रदरहुड के, तो ये छोटे से इजराइल पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? इस सवाल का जवाब और भी मजेदार है। 1947 में अरब कंट्री और इजराइल का युद्ध हुआ और जीता इजराइल। 1948 से 49 में फिर युद्ध हुआ और जीता इजराइल। 1967 में फिर से युद्ध होता है और फिर जीता है इजराइल। 1979 में फिर युद्ध होता है और फिर जीता इजराइल। 1993 में, 2000 में और 2011 में जब जब अरब कंट्रीज ने इजराइल पे हमला किया, इजराइल ने उसके बदले उनकी उतनी ही ज्यादा जमीनों को जीत लिया। कि अरब कंट्रीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इजराइल से पंगा लिया तो इजराइल हमें गंजा कर देगा। तो सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान इंक्लूडिंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान इतनी छाती पीट रहे हैं फलस्तीन के लिए, तो क्यों कोई अरब कंट्री फलस्तीनियों को अपने देश में आने देती है? अपने देश में शरणार्थी के रूप में क्यों नहीं ले लेते? कतर और सऊदी अरब के पास तो इतना पैसा है कि इस प्रॉब्लम का चुटकी भराते ही वो सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं किया जाता? इसका जवाब भी मैं आपको दे ही देता हूँ। तो समय था 1967 का, जब इजराइल और फलस्तीन के बीच में 6 डे वॉर होती है। तो जॉर्डन के राजा को फलस्तीन का दर्द उठता है और वे अपने दिल खोलकर फलस्तीनियों को अपने देश में एज ए शरणार्थी ले लेते हैं। बस यहीं से उन्होंने अपने गले में पनौती बांध ली। जितने फलस्तीनी जॉर्डन में रह रहे थे एज ए शरणार्थी, वे वहाँ के लोकल नागरिकों को लूटते, उनसे हफ्ता वसूली करते और गुंडागर्दी करते। और सन 1970 में जॉर्डन के अंदर गृह युद्ध चल रहा था। उसके अंदर फलस्तीनी लोगों ने यह प्लान बनाया कि जॉर्डन के राजा को मारकर उसका तख्ता पलट करके वहां कर अपना फलस्तीन देश बसा लें। इस घटना के बारे में जॉर्डन के राजा को पता चला तो उसने अरब देशों से मदद मांगी। तब हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उसमें कूदा और अपनी सेना को जॉर्डन भेजा। पाकिस्तान सेना का एक ब्रिगेडियर था जियाउल हक नाम का, उसने एक दिन में 25,000 फलस्तीनियों को मारा। इस घटना को ब्लैक सितंबर के रूप से जाना जाता है। आप इसके विषय में गूगल पे पढ़ भी सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि सारे मुस्लिम देश जितना भी छाती पीटे, उन्हें फलस्तीनियों से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इनकी जात कैसी है। जिसने भी इनकी ओर हाथ बढ़ाया, इन्होंने उसी को काटा। सवाल ये उठता है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे हमला क्यों किया? मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ। पहले कच्चा तेल समुद्र के लंबे रास्ते से आता था, जिसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए रशिया ने अरेबियन कंट्रियों से बात करी और एक छोटा मार्ग ढूंढा, जिससे यूएस को प्रॉब्लम हो रही थी। तो यूएस ने अरब के राजा से बात करी कि आप इजराइल को एक देश घोषित कर दीजिए और एक छोटे मार्ग के रास्ते से अपना तेल इजराइल और मिस्र से होता हुआ भारत लाने की कोशिश करी। इस बात से ईरान नाखुश था, इसलिए ईरान ने हमास को उकसाया। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला कर दिया। कारण इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते खराब हो गए और ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड का नया लीडर बनना चाहता है, इसलिए ये सारी घटना घटी है।
आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा किस प्रोपोगंडा के तहत इजराइल की उत्पत्ति वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बताई जाती है। उस कहानी को भी मैंने बहुत ज्यादा इन शॉर्ट में करके आपको समझाने की कोशिश करी है। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।